आप देख रहे हैं डीएन न्यूज प्लस का खास कार्यक्रम चर्चा है। मैं हाजिर हूं चर्चा लेकर शकील साजिद। रायपुर राजधानी के सबसे व्यस्त इलाके जय स्तंभ चौक में अब दिन के वक्त रैली और जुलूस नहीं निकलेंगे। शहर में बढ़ते ट्रैफिक जाम और आम लोगों की परेशानी को देखते हुए पुलिस ने बड़ा फैसला लिया। रायपुर के जय स्तंभ चौक और उससे जुड़े करीब 4 किलोमीटर के दायरे में सुबह 9 से रात 9 बजे तक रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन, शोभा यात्राओं पर प्रतिबंध। यह आदेश 2 महीने के लिए लागू है। दरअसल पिछले 365 दिनों में इस इलाके से 290 से ज्यादा छोटी बड़ी रैलियां और जुलूस निकले। इनमें से करीब 190 रैलियां केवल कोतवाली, जय स्तंभ और चारपा चौक मार्ग से गुजरी। नतीजा, शहर की सड़कों पर घंटों जाम लगा रहा। कई बार एम्बुलेंस तक फंस गई, जिससे मरीजों की हालत गंभीर होने की नौबत आई। ट्रैफिक पुलिस के सर्वे में सामने आया कि जय स्तंभ चौक से रोजाना 1,20,000 से ज्यादा वाहन गुजरते हैं। अगर यहां लोगों की रैली निकलती है तो करीब 2 से 3 घंटे तक आसपास की सड़कें पूरी तरह जाम हो जाती है और 2.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित होते हैं। रायपुर सेंट्रल जोन के डीसीपी की अनुशंसा पर यह फैसला लिया गया। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला ने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए कदम जरूरी बताया। प्रतिबंधित मार्गों में शारदा चौक से शास्त्री चौक तक, जी रोड कोतवाली से जय स्तंभ चौक तक, मालवीय रोड और शारदा चौक से गुरु नानक चौक तक एमजी रोड शामिल है। अब रैलियां शहर के आउटर मार्गों से निकलेंगी और शहर के भीतर प्रवेश की अनुमति नहीं। हालांकि प्रतिबंध के पहले ही दिन कुछ संगठनों ने विरोध जताया। इन पुलिस और समाज के पदाधिकारियों के बीच बैठक के बाद सहमति बनी कि जुलूस रात 9 बजे के बाद ही निर्धारित मार्ग से निकलेंगे। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। देखना है कि ये 2 महीने का प्रतिबंध शहरवासियों को कितनी राहत दिलाता है। छत्तीसगढ़ से एक अहम कानूनी फैसला सामने आया है, जहां छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि पहली शादी के रहते दूसरी शादी करना कानूनन मान्य नहीं है। इतना ही नहीं, ऐसी स्थिति में दूसरे पति से गुजारा भत्ता मांगना भी उचित नहीं माना जाएगा। भिलाई की एक महिला से जुड़ा मामला, जिसने अपने दूसरे पति के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ते की मांग की। महिला का कहना था कि 10 जुलाई 2020 को आर्य समाज मंदिर में उसकी शादी हुई। कुछ समय बाद पति ने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और घर से निकाल दिया। महिला ने अदालत में दावा किया कि उसके पति की मासिक आय करीब 5 लाख रुपए है। उसने हर महीने 1 लाख रुपए गुजारा भत्ता देने की मांग की। सुनवाई के दौरान मामला पलट गया। कोर्ट में खुलासा हुआ कि महिला की पहली शादी अब भी कानूनी रूप से बरकरार है। पहला पति जीवित है, महिला ने उससे तलाक नहीं लिया। इतना ही नहीं, पहले शादी से 2 बालिग बेटे भी हैं जो उसके साथ ही रहते हैं। फैमिली कोर्ट ने इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए महिला की अर्जी खारिज कर दी। इसके खिलाफ महिला ने हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन दायर किया। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि बिना कानूनी तलाक के दूसरे शादी करना वैध नहीं है। ऐसी स्थिति में दूसरे पति से गुजारा भत्ता मांगना कानून की भावना के खिलाफ। कोर्ट ने यह भी माना कि महिला शारीरिक रूप से सक्षम है, स्वयं अपना भरण पोषण कर सकती है। इस आधार पर हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के 20 जनवरी 2026 के आदेश को सही मानते हुए अब महिला की अपील खारिज कर दी। अदालत ने 2 टूक कहा कि तलाक के बिना दूसरी शादी और बिना गुजारा भत्ता की मांग दोनों कानूनन स्वीकार्य नहीं है। कानून की नजर में वैवाहिक संबंधों की वैधता बेहद अहम है। रायपुर और छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों में अब अवैध कॉलोनियों और प्लाटिंग पर सरकार ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने सभी नगर निगम आयुक्तों को स्पष्ट निर्देश जारी किए। शासन ने कहा कि नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 292(ग)(3) के तहत अवैध कॉलोनी निर्माण करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। दोषियों को 3 से 7 साल तक की सजा हो सकती है और कम से कम 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके साथ ही अदालत दोषी को संबंधित नगर निगम को प्रतिकर राशि भी देने का आदेश दे सकती है, जो अवैध कॉलोनियों के विकास पर होने वाले संभावित खर्च का हिसाब होगी। अवैध प्लाटिंग से प्रदेश का राजस्व भी प्रभावित हो रहा है। राजधानी रायपुर के अलावा दुर्ग, भिलाई, जगदलपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, धमतरी, कोरबा और अंबिकापुर जैसे जिलों में भी अवैध कॉलोनियां और प्लाटिंग की शिकायत बढ़ रही है।
सरकार का उद्देश्य है कि नियोजित विकास और शहरी व्यवस्था को बनाए रखा जाए। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने सभी नगर निगम आयुक्तों को निर्देश दिया कि अवैध कॉलोनी निर्माण के मामलों में त्वरित जांच कर अपराध दर्ज हो, दोषियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित हो। यह भी स्पष्ट किया कि न्यायालय तभी सुनवाई करेगा जब नगर निगम आयुक्त या अधिकृत अधिकारी की हस्ताक्षर शिकायत प्रस्तुत होगी। इस कदम को शहरी क्षेत्रों में अनियंत्रित प्लाटिंग और अवैध कॉलोनियों पर लगाम लगाने की दिशा में बड़ा निर्णय माना गया। अधिकारियों की माने तो सख्ती से न केवल अवैध निर्माण पर रोक लगेगी बल्कि शहरों के नियोजित विकास को मजबूती मिलेगी। सरकार अब अवैध कॉलोनियों और प्लाटिंग की कोई ढिलाई नहीं बरतेगी। नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई, जुर्माना और क्षतिपूर्ति से व्यवस्थित नियोजन की दिशा में अहम कदम होगा। हाँ, ये देखना है कि नगर निगम के अधिकारी, प्रशासक और दूसरे लोग कितनी सख्ती से इस निर्देश को लागू करवाते हैं, क्योंकि सभी छत्तीसगढ़ और प्रदेश के तमाम बड़े शहर इस कोड़ से बहुत ज्यादा परेशान हैं, अवैध प्लाटिंग के। मुंबई से एक बड़ी खबर चर्चा में है। रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी के आलीशान 17 मंजिला घर को ईडी ने अटैच कर लिया है। ये कार्रवाई आरकाम से जुड़े बैंक फ्रॉड केस और धन शोषण निवारण अधिनियम के तहत की गई है। पाली हिल मुंबई स्थित यह 17 मंजिला घर की कीमत करीब 3,716.83 करोड़ आकी गई है। यह घर अनिल अंबानी की निजी संपत्ति का हिस्सा माना जाता है। वहीं इस मामले में ईडी अब तक कुल 15,700 करोड़ की संपत्तियों को अटैच कर चुकी है। ईडी की जांच आरकाम और इससे जुड़ी 40,185 कंपनियों के वित्तीय लेन देन पर केंद्रित है। मामले की पड़ताल सीबीआई की एफआईआर के आधार पर शुरू हुई थी। इस जांच के तहत ईडी ने यह कार्रवाई की ताकि किसी भी तरह की संपत्ति छुपाने या धोखाधड़ी की संभावनाओं को बिल्कुल रोका जा सके। अनिल अंबानी इस मामले में दूसरी बार ईडी के सामने पेश हो सकते हैं। पहली बार उन्होंने अगस्त 2025 में बयान दर्ज कराया था। जांच में यह भी सामने आया कि अनिल अंबानी ने अपने घर को राइज की ट्रस्ट के नाम से दिखाया था। यह ट्रस्ट उनके परिवार का है। ऐसा करने का मकसद यह लगता है कि घर को उनकी व्यक्तिगत देनदारी से अलग दिखाया जाए और अटैचमेंट से बचाया जा सके। हालांकि ईडी ने स्पष्ट कर दिया है किसी भी संपत्ति को ट्रस्ट के माध्यम से छिपाने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। जांच एजेंसी का कहना है कि वित्तीय धोखाधड़ी और धन शोषण से जुड़े मामलों में किसी भी बड़े नाम को बचाया नहीं जा सकता। अनिल अंबानी के खिलाफ ये कार्रवाई ऐसे वक्त आई जब आरकाम केस पहले ही जांच के दायरे में है। इससे जुड़े बैंक फ्रॉड और वित्तीय अनियमितताओं के मामले में ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। इस मामले की गहराई को देखते हुए भविष्य में इस कार्रवाई पर नजरें सभी की टिकी है। साफ है कि धन शोषण और बैंक फ्रॉड के मामलों में ईडी का शिकंजा लगातार बढ़ रहा है। अनिल अंबानी का आलीशान घर अब कानून की नजर में है और आने वाले वक्त में बड़ी कार्रवाई की संभावना है। बिलासपुर से बड़ी खबर। जिला अस्पताल में डिलीवरी कराने वाली महिलाओं के परिजनों से कथित रूप से पैसों की अवैध मांग के मामले में 2 स्टाफ नर्स को निलंबित कर दिया। वायरल हुए वीडियो ने स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की नींद उड़ा दी। बिलासपुर जिला अस्पताल में 2 स्टाफ नर्स लक्ष्मी वर्मा और संजू चौरसिया प्रस्तुता हितग्राहियों से खर्च और फॉर्म जमा करने के नाम पर पैसों की मांग करते हैं। ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में देखा गया कि महिला स्टाफ पैसों की मांग स्पष्ट रूप से कर रहा है। परिजनों का कहना है कि ये मांग रिवाज बताकर की जाती है, जबकि सरकारी अस्पताल में प्रसव की सभी सुविधाएं पूरी तरह निःशुल्क है। और यह भी कि आर्थिक रूप से सक्षम परिवारों से ज्यादा रकम वसूल होती है, लेकिन गरीब परिवारों पर भी दबाव बनाया जाता है। स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य बिलासपुर की रिपोर्ट और सिविल सर्जन के सुझाव के आधार पर दोनों नर्सों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। निलंबित अवधि में दोनों का मुख्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी बिलासपुर होगा। आदेश 25 फरवरी को जारी है। मरीजों को किसी प्रकार की अवैध वसूली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत पूरी तरह नियमों के खिलाफ कृत्य है। एक बार फिर प्रशासन को सचेत कर गया है
कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों और उनके परिजनों की सुरक्षा और अधिकार सुनिश्चित करना जरूरी है। आगे की जांच में और कौन कौन जिम्मेदार पाए जाते हैं, प्रशासन सख्ती से क्या कार्रवाई करता है, इस पर तमाम लोगों की नजरें हैं और स्वास्थ्य विभाग पे बेहद दबाव है कि इस तरह की आगे भविष्य में कोई बात न होने पाए। चर्चा है में आज इतना ही। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगता है, आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। शकील साजिद को इजाजत दीजिए, नमस्कार।